टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, जैसे आप लोग टॉपिक देख रहे हो, बोर्ड पे लिखा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गनाइजेशन एक्ट। मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं आपको टॉपिक ही, ठीक है। आपको जनरल स्टडीज का जो पार्ट है, आपको पता है बहुत बड़ा कंपोनेंट रहता है, हर एक एग्जाम में इंक्लूड है। हर एग्जाम जो जेकेएसएसबी का भी हो रहा है उसमें 20 से 30 मार्क्स का एक कंपोनेंट है जनरल स्टडीज का। चाहे आप जम्मू कश्मीर की बात करो, चाहे आप इंडियन लेवल की जीके की बात करो, तो ऑलरेडी हमारे पास 2 से 3 फैकल्टीज हैं जो पहले जनरल स्टडीज का पार्ट डील कर रहे हैं, ठीक है। सो आज मैं आपको मिलाने वाला हूं एक फैकल्टी से जिनका नाम है शुभम महाजन, ठीक है, जो पिछले 3 साल से पढ़ा रहे हैं। ही इज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो ध्यान से इनकी वीडियोस को प्रॉपर तरीके से पढ़ना और जैसा भी आपका फीडबैक रहे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्लियर गाइस? चलिए, थैंक यू सर। गाइस देखिए आप सर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। आई एम शुभम महाजन एंड जैसा कि सर ने कहा, आई एम योर फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज़। अब आज का जो टॉपिक है बड़ा ही ज़रूरी टॉपिक है ये, इसलिए क्योंकि जेके एसएसबी के जितने भी जॉब एस्पायरेंट्स हैं उनको एक प्रॉब्लम आ रही है टॉपिक में, वो है जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। ये रिसेंटली जो है इवेंट हमारी स्टेट में हुआ था। पहले हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख 3 प्रोविंसेस मिला के एक पूरी स्टेट होती थी, बट बाद में क्या हो गया, इसको बाइफरकेट कर दिया गया। अब प्रॉब्लम ये नहीं आ रही है कि हम मतलब तोड़ दिए गए हैं तो हमारे रिलेशन ख़राब हो गए या कुछ नहीं है। जितने भी अब यंग जनरेशन है, अगर वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि इसका कंटेंट मार्केट में नहीं है कहीं पे। किसी को भी अगर आप बोलो तो कोई भी अगर वो बुक खोल के देखेंगे तो कंटेंट जो है लिमिटेड है। कहीं पे उसके बारे में सीधा बता दिया कि कौन कौन सा आर्टिकल जो है रिवोक हुआ है या कौन सा आर्टिकल या सेक्शन जो है नई वहाँ पे ऐड हुई है। या बात करें कि किसी ने लिख दिया होगा उसमें कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के बारे में कि साइन हुआ, उसके बाद स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो टॉपिक जो है बहुत ही बड़ा है। अब जनरल स्टडीज़ की अगर हम बात करें ना, अगर आप पॉलिटी को भी अगर पढ़ोगे, उसके पीछे भी जो है कुछ ना कुछ एक आर्टिकल के लिए हिस्ट्री होती है कि इस आर्टिकल को क्यों यहाँ पे जो है लाया गया, क्या इसकी नेसेसिटी थी हमारे देश के हिसाब से, तो हम उसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं। अगर हम हिस्ट्री की अगर हम बात करें, 3 कंपोनेंट्स आते हैं, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। हर चीज़ को अगर हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे उसके पीछे कोई ना कोई जो है लिंक ज़रूर होता है कि अगर ये इवेंट हुआ था, जैसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 की मैं बात करूं, ये एक प्रेशर वॉल थ्योरी का इसको कंसेप्ट दिया गया और उसमें क्या होता था कि बड़े ज़्यादा कारण हुए, जैसे उन्होंने बड़ी ज़्यादा इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अंग्रेज़ों ने लाई जिसकी वजह से जो है हम लोग इकोनॉमिकली जो है बैकवर्ड होने शुरू हो गए। सबसे बड़ी बात है कि सिपाही म्यूटिनी थी, ये सिपाहियों के साथ जो है बड़ा ज़्यादा दुर्व्यवहार हो रहा था, तो फिर उनको जो है एक टाइम पे लगा कि हमने जो है आवाज़ उठानी चाहिए। इसी तरह जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की अगर हम बात करें, इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। अब सबको पता है हमारी स्टेट जो है आर्टिकल 370 की वजह से जो है एक स्पेशल स्टेटस का इसको दर्जा दिया गया था। स्पेशल स्टेटस में ये नहीं था कि खाली वहाँ पे नाम लिख दिया हुआ था कि ये स्पेशल स्टेट है तो हमें जो है इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि JNK जो है इंटेग्रल पार्ट था इंडिया का, बट बाद में आर्टिकल जब ये 370 टूट गया तो अब ये इंटेग्रल पार्ट का जो स्टेटस जो है कुछ हद तक जो है कहा जाता है कि ये जो है रिमूव हो गया हुआ है, बट पूरा कम्प्लीटली ऐसा नहीं है ये। अब आगे बात करते हैं हिस्ट्री की कि क्यों हमारी स्टेट जो है हमेशा से स्पेशल थी। अब सबको पता है 1947 के पीछे जो है टाइम जब था, तब अंग्रेज़ों ने जो है हमारे देश में राज किया हुआ है। इंडिया वॉज ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर और पूरी कंट्री जो है अंग्रेज़ों ने अपने हिसाब से डिवाइड की हुई थी। प्रेसिडेंसीज में इसको डिवाइड किया हुआ था, जैसे लाहौर प्रेसिडेंसीज होगी, मद्रास प्रेसिडेंसी होगी, बंगाल प्रेसिडेंसी होगी, महाराष्ट्र बॉम्बे प्रेसिडेंसी होगी। तो JNK वहाँ पे जो है कभी भी कहीं पे मेंशन नहीं हुआ है। इट वॉज ए प्रिंसली स्टेट, हमारी जम्मू कश्मीर जो है एक प्रिंसली स्टेट थी, बट फिर भी हमें जो है एक स्पेशल दर्जा अंग्रेज़ों के टाइम का मिला हुआ है। अब ये क्रोनोलॉजी कैसे शुरू होती है, सबसे पहले जाते हैं हम टाइम में पीछे जाते हैं। अगर हिस्ट्री की अगर हम बात करें, सबसे पहले आता है 1839 का पीरियड। इस समय क्या होता है, एक राजा होते हैं जम्मू, हमारे इंडिया के बहुत बड़े राजा वो गिने गए हैं। अब सिख अंपायर की अगर हम बात करें तो महाराजा रणजीत सिंह जी आते हैं। उन्होंने जो है हमारा सिख अंपायर जो है पूरे इंडिया में पूरी तरह से जो है एक्सपैंड किया था और लाहौर को जो है उसकी अपनी क्या कहते हैं, लाहौर को जो है हेडक्वार्टर बनाया गया था उसे, तो उसमें जो है जम्मू कश्मीर भी आता था। अब 1839 जो है, क्यों मैंने यहाँ पे टाइम लिखा, क्योंकि 1839 में क्या होता है, महाराजा रणजीत सिंह की जो है डेथ हो जाती है और उस समय जो है अंग्रेज़ों ने अपनी पूरी तरह से जो है कब्जा पूरे देश में जमा लिया हुआ था। बंगाल को जो है पूरी तरह से वो जीत चुके हुए थे बैटल ऑफ प्लासी के बाद।
फिर मैं जो है उनकी लाहौर प्रेसिडेंसी के ऊपर नज़र पड़ी, और उस समय जो है सबसे बड़ा जो उनके लिए एक बैरियर या शील्ड बन के आते थे वो थे महाराजा रंजीत सिंह। फिर 1839 में क्या हुआ, महाराजा रंजीत सिंह की डेथ होगी। उनके बाद जो है उनके बेटे आए, उन्होंने जो है भागदौड़ संभाली राज की, बट अंग्रेज़ों की कुछ शेड्यूल्ड पॉलिसीज़ की वजह से जो है वो नहीं आगे इसको जो है कंटिन्यू कर पाए। फिर क्या हुआ 1839 के बाद अगर हम आगे चलें 1845 में 1845 में क्या हुआ, एंग्लो सिख वॉर्स हुई। एंग्लो सिख वॉर का मतलब हुआ है द वॉर बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड द सिख अंपायर। इसमें क्या हुआ, जो सिख अंपायर जो है हार गया वहाँ से, और जब पूरा का पूरा जो है पंजाब प्रोविंस जो है पूरा अंग्रेज़ों ने अपने अंडर कर लिया। बट J&K जो था, इसमें महाराजा गुलाब सिंह की बात अगर हम करें, जो क्रेडिट भी जिनको दिया जाता है डोगरा रूल का हमारे जम्मू में कंसोलिडेट करने का, तो 1845 में क्या होता है, महाराजा गुलाब सिंह महाराजा गुलाब सिंह जो है कहा जाता है एक ये फुट सोल्जर के रूप में जो है महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी में जो है एंटर हुए थे। बट अपने जो ब्रेवरी की वजह से जो है, या उन्होंने कुछ ऐसे बड़े अच्छे काम किए थे जिसकी वजह से जो है उनकी प्रमोशन होती गई, और लास्ट में जो है वो महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे जो है दीवान बन गए। तो फुट सोल्जर के रूप में वो जो है ऐड हुए, बट उसके बाद जो है दीवान के रूप में जो है उनकी प्रमोशन होगी। और 1845 में क्या हुआ, इन्होंने जो है जम्मू कश्मीर पूरा जो है अंग्रेज़ों से खरीद लिया, क्योंकि जम्मू कश्मीर का मुद्दा जो है स्टार्ट से रहा, क्योंकि उनको अंग्रेज़ों को लगता था कि कश्मीर में कौन जो है एडमिनिस्ट्रेशन करने जाए, तो उनको लगा कि हमें कुछ ऐसा फ़ायदा हो, ब्रिटिश एम्पायर को कुछ ऐसा फ़ायदा भी हो, और जो है इंडिया J&K जो है हमारे कॉलोनियल जो रूल का जो है पार्ट भी बन जाए। तो इसका आइडिया जो है प्रपोज हुआ महाराजा गुलाब सिंह के साथ जो है तब बात हुई, क्योंकि सिख अंपायर जो है पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। उनके जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे या जितने भी फाइटर्स थे वो यहाँ तो मर चुके थे, या जो है उनको जेल के अंदर डाल दिया गया था। तो महाराजा गुलाब सिंह जो है तब रिप्रेजेंटेटिव आए, और डोगरा क्लैन जो है इन्होंने वहाँ पे शुरू किया। फिर इन्होंने जो है 7.5 मिलियन अगर हम यूरोपियन करेंसी की बात करें तो 7.5 मिलियन की बात आती है। तो अगर ऐसे इंडियन करेंसी की तब अगर हम बात करें जो सिख अंपायर के टाइम पे चली थी वो आती है नानक शाही रूपी। ये महाराजा रंजीत सिंह ने अपने टाइम पे जो है करेंसी चलाई थी, और ये 7.5 मिलियन जो है यूरोपियन करेंसी थी, और 75 लाख रुपीज़ नानकशाही रूपी जो है इन्होंने पे करके जो है जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से खरीद लिया अंग्रेज़ों से। वहाँ से क्या हुआ, फिर महाराजा गुलाब सिंह के टाइम से जो है फिर यहाँ पे डोगरा रूल चलने शुरू हो गया, और पूरी तरह से जो है हमारे जम्मू कश्मीर को इंडिपेंडेंस मिल गई ब्रिटिशर जो रूल थे उनसे। और क्या होता था, कुछ भी अगर देश में अगर रिवॉल्ट वगैरह हो रहे होते थे, पूरे देश के अगर राजा या अगर लोकल लीडर्स जो हैं अगर प्रोटेस्ट करते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो बट हमारा जम्मू कश्मीर जो है हमेशा से अलग थलग ही रहता था। इसका रीज़न ये था कि पूरी तरह से जो है हमें इंडिपेंडेंस दे दी थी ब्रिटिशर्स ने, और इसका एक जो रिज़ल्ट जो है फ्रूटफुल रिज़ल्ट जो है देखने में मिलता है कि जम्मू कश्मीर हमेशा से अलग रहा। उसमें क्या होता है 1905 की अगर हम बात करें, 1905 में क्या होता है, आपको जम्मू कश्मीर का एक सबसे फेमस कॉलेज जो है हर किसी को नाम उसका पता है, GGM साइंस कॉलेज, गवर्नमेंट गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज। ये जो है 1905 में इसकी इनाग्रेशन होनी थी जम्मू में, ये केनाल रोड में है। और इसका जो इनाग्रेशन करनी थी वो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर उस टाइम प्रिंस जो थे उस टाइम के, प्रिंस ऑफ वेल्स उसका नाम था। प्रिंस ऑफ वेल्स ने जो है फिर पूरे इंडिया को छोड़ के जो है जम्मू कश्मीर में वो आए। और उस समय मैं इसलिए भी ये भी आपको बताता हूँ कि क्यों जो है 1905 में वो खाली जम्मू में आए या जम्मू कश्मीर में आए, पूरे इंडिया में जो है उन्होंने क्यों नहीं वहाँ पे घूमना या रहना पसंद किया। 1905 में क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी। जितने भी आप UPSC या SSC कोई भी एग्ज़ाम के अगर एस्पायरेंट है तो पार्टीशन ऑफ बंगाल अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था। इसमें क्या होता है, बंगाल को तोड़ दिया जाता है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश जो है 2 प्रोविंसेस में इसको अलग कर दिया जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि उस समय सबसे बड़ा जो स्टेट था जो अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ अपनी उठा रहा था वो बंगाल था।
तो 1905 में क्या होता है, उसको अंग्रेज़ों ने जो है बंगाल को तोड़ दिया पूरा, और उसके खिलाफ जो है एंटी पार्टीशन एक्टिविटीज़ जो है शुरू होगी। पूरा देश जो है बंगाल की तरफ अपना जो है सॉलिडेरिटी दिखा रहा था, बट अंग्रेज़ जो है वो उन्होंने कहा कि जो बंगाल की पार्टीशन जो है होके रहेगी। तो इसी टाइम जो है प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया में आए, उन्होंने वर्किंग देखनी थी इंडिया की कि क्या हो रहा है, क्या मतलब कितने रिवॉल्ट्स वगैरह जो है हमारे खिलाफ उठ रहे हैं। तो जब इनको लगा कि पूरा देश जो है इनके खिलाफ है, तो उन्होंने सोचा फिर अब जो है हम अपने जो दोस्तों के पास जाते हैं। फिर जम्मू कश्मीर में वो पहुंचे, और उसी समय जो है 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज या GGM साइंस कॉलेज की जो है उन्होंने इनाग्रेशन की। इससे हमें पता चलता है कि 1947 से पहले भी जो है हमारा जो स्टेट जो है हमेशा से इंडिपेंडेंट ही थी। अब आगे बात करते हैं कि कैसे जो है 370 को आर्टिकल 370 को जो है रूप मिला, और पूरा हमारा जो स्टेट जो है JNK जो है पूरे देश की आंखों में जो है खटकने शुरू हो गया। अब बात करते हैं 1947 की। 1947 में क्या होता है, देश आज़ाद जो है हमारा डिसाइड हो जाता है। अंग्रेज़ जो है आगे से हमारे देश को जो है छोड़ के चले जाएंगे, और उन्होंने डिसाइड किया कि जो है देश को अगर हमने आज़ाद करना है तो ये जो है दो देश, इस देश को जो है बंटवारा करना पड़ेगा। तो डिसाइड हुआ कि दो डोमिनियंस जो हैं बनेंगे, एक आएगा पाकिस्तान, दूसरा आएगा इंडिया। और जो पाकिस्तान जो है सबको पता है, उनको 14 अगस्त 1947 को जो है इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड से, और इंडियंस को जो है 15 अगस्त 1947 में जो है आज़ादी मिली थी। तो पाकिस्तान को जो है हमारी जो इंडिया की 3 प्रोमिनेंट स्टेट्स जो थी उसका हिस्सा जो है दिया गया था। सबसे पहले आता है गुजरात, फिर आता है राजस्थान, और उसके बाद हमारा जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्से जो है वो मिला के जो है पाकिस्तान पूरा बनाया गया। बट जो पाकिस्तानी जो लोग थे या आवाम जो थी, उनको लगा कि जो जम्मू कश्मीर जो है इसका हमें कुछ थोड़ा सा हिस्सा ही दिया हुआ है, यहाँ जो पाकिस्तान जो है बड़ा छोटा सा है हिंदुस्तान के मुकाबले, तो जो है हमें पूरा मतलब कश्मीर या जम्मू कश्मीर जो है पूरा अपने अंडर कर देना चाहिए। और इसका रीज़न ये भी था कि उस समय जो है कश्मीर की मैक्सिमम मेजॉरिटी जो है वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन होती थी, तो उनको लगा कि जो है ये मुस्लिम पॉपुलेशन या ये एरिया को जो है हमें अपने अंडर कर देना चाहिए। तो 1947 में जो है एक फोर्स बनी, आज़ाद कश्मीर फोर्स जो है इसका नाम बना। ये आज़ाद कश्मीर फोर्स जो है ये पाकिस्तान आर्मी का ही जो है एक रूप था। पाकिस्तान आर्मी जो सबसे पहले जो बनी हुई थी उसको 60% जो उनके जो सोल्जर्स थे वो आज़ाद कश्मीर के पार्टी थे। तो जम्मू कश्मीर के जो लोग थे या कश्मीर की जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी जिन्होंने आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है अपना पार्ट लिया, उनका वो थे पश्तून ट्राइबल्स। ये पश्तून ट्राइबल्स जो हैं ये गिलगित बाल्टिस्तान एरिया के जो हैं नेटिव्स थे, तो इन्होंने जो है ज़िम्मा लिया कि कश्मीर को जो है आज़ाद करना था, तो उसी से जो है आज़ाद हिंद फोर्स का जो है नाम पड़ा। इन्होंने क्या किया, हमारे कश्मीर पे जो है डायरेक्टली अटैक कर दिया, और कुछ एरियाज कश्मीर के जैसे गिलगित बाल्टिस्तान और मॉडर्न जो पंजाब प्रोविंस का अगर हम हिस्सा कहें मुजफ्फराबाद वगैरह एरिया जो है इन्होंने कैप्चर कर लिया। शुरू में हमारे जो उस समय के महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह, इनको लगा कि हमारी जो लोकल जो फोर्सेस जो हैं इनको कर्व कर लेगी या इनको जो है भगा देंगी। बट क्या हुआ, हमारी फोर्सेस जो है उनसे हारने शुरू होगी। फिर इनको लगा कि अब जो है हमें इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो है थोड़ा कोऑपरेशन दिखाना चाहिए या उनके साथ जो है फ्रेंडली रिलेशन अपने जो हमारे चल रहे थे तो उनकी मदद मांगनी चाहिए। तो 1947 को क्या हुआ, फिर जो महाराजा हरि सिंह जो थे ये दिल्ली में जो है मदद मांगने गए, और जिनसे इन्होंने मदद मांगी थी उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। इन्होंने जो है लॉर्ड माउंटबेटन के साथ जो है मदद मांगी। लॉर्ड माउंटबेटन का आपको सबको पता है लास्ट जो है गवर्नर जनरल थे हमारे इंडिया के,
जबकि ये इंडिया के नहीं थे, ये जो है पहले बर्मा में जो है वहाँ पे अपॉइंट किए गए थे गवर्नर जनरल, बट उस समय जो है इंडिया जो है आज़ाद होने वाला था, तो अंग्रेज़ों को लगा कि इनको जो है बर्मा के साथ साथ जो है पूरे इंडिया का भी जो है कामकाज देना चाहिए। तो लॉर्ड माउंटबेटन के साथ जो है इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया 26 अक्टूबर 1947 को। ये डेट भी आप सबको पता ही होगी, क्योंकि ये जो है 2019 से पहले जो है हर साल हम इस डेट को मनाते भी थे, सेलिब्रेट भी करते थे। तो फिर क्या हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ महाराजा हरि सिंह और लॉर्ड माउंटबेटन के बीच में 26 अक्टूबर 1947 में, और उसमें ये डिसाइड हुआ कि लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि हम जो है अपनी फोर्सेस, इंडियन फोर्सेस को जो है भेजेंगे, और कश्मीर को जो है वहाँ पे जो अटैक्स हो रहे हैं आज़ाद हिंद फोर्सेस के, उनको जो है हम लिबरेट करेंगे या वहाँ से जो है भगा देंगे। तो यही हुआ, वहाँ पे वो पहुँच गए, और गिलगित बाल्टिस्तान वगैरह एरिया के जो उन्होंने कैप्चर कर लिया था वो तो रह गया। जब वो श्रीनगर सिटी में जब पहुँचे थे तो वहाँ से जो है इनको भगा दिया गया, और उसी से जो है एक एरा जो है शुरू हो गया। जम्मू कश्मीर का जो है नई शेप देने का जो है काम वहाँ से ही शुरू हुआ 26 अक्टूबर 1947 में। अब इस सेशन में जो है एक पूरा डॉक्यूमेंट है, इसमें पूरा लिखा गया हुआ है कि आगे से जो है क्या क्या जम्मू कश्मीर जो है इसके कैसे इंडिया के जो है डोमिनियन के अंडर आएगा, और कौन कौन से पार्ट्स में जो है जम्मू कश्मीर इंडिया को सपोर्ट करेगा। बट इसका एक क्लॉज जो है 7th क्लॉज, सेवन्थ क्लॉज में जो है महाराजा हरि सिंह जी ने कहा था कि हमारी स्टेट जो है हमेशा से इंडिपेंडेंट रही है, तो कुछ हमें इसका बेनिफिट भी दो, क्योंकि हम जो है शुरू से हमने जो है अपनी लॉयल्टी भी जो है दिखाई है, देश को भी दिखाई है, ब्रिटिशर्स के साथ भी जो है हमारे अच्छे फ्रेंडली रिलेशन रहे हैं, तो कुछ हमें जो है इसका कुछ फ़ायदा दो। तो 7th क्लॉज के अंडर जो है ये डिसाइड हुआ कि आगे जब फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा इंडिया का, जो 1950 में जो है बना गया, 26 जनवरी को हम उसको मनाते भी हैं रिपब्लिक डे के नाम पे, तो 7th क्लॉज के अंडर ये डिसाइड हुआ कि जो आगे फ्यूचर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, जम्मू कश्मीर इंडिया का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, उसको जो जम्मू कश्मीर की जो आवाम जो है वो नहीं मानेगी। तो डायरेक्टली जो है ये एक हमारा जो है दबदबा वहाँ पे बन गया। इसमें ये हुआ कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन पूरा रेस्ट ऑफ इंडिया जो फॉलो करेगा, हमारा जम्मू कश्मीर जो है उसकी आवाम इस जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है नहीं मानेगी, ये उनकी अपनी मर्जी है कि माने या ना माने। तो इससे ये डिसाइड हुआ कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है सेपरेट बनेगी जम्मू कश्मीर के लिए, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है हमारे जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन जो है अलग बनाएगी। अब सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए भी जो है फॉर्म हुई थी, जिसके ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड जो है BR अम्बेडकर थे, और प्रेसिडेंट जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसी तरह फिर क्या हुआ, 1951 में जो है जनरल इलेक्शन हुए हमारे जम्मू कश्मीर में, जब 1947 में 7th क्लॉज के अंडर जब डिसाइड हुआ कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1950 में पूरे इंडिया में ये फोर्स हो गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके बाद लगा कि जम्मू कश्मीर को जो है अपना अलग सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। तो 1951 में जो है अलग से इसके लिए जो है इलेक्शन हुए, और इसके जो कमेटी के हेड जो थे वो थे शेख अब्दुल्ला जी, क्योंकि उस समय सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है जम्मू कश्मीर में जो है NC की पार्टी थी, जिसके लीडर जो है प्रोमिनेंट लीडर शेख अब्दुल्ला ही थे। अब डायरेक्टली जो है शेख अब्दुल्ला नहीं बने थे लीडर। अगस्त सितंबर में जो है, अगस्त सितंबर के मंथ में जो है 1951 में जो है इलेक्शन हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के लिए, और 75 सीट्स के ऊपर जो है ये इलेक्शंस होने थे। 75 सीट्स के ऊपर जो है ये इलेक्शन होने थे, और NC जो है पूरी की पूरी 75 सीट्स जो हैं ये सारी के सारे जीत गए। अब इसमें एक खासियत ये और है कि 1951 में जब ये इलेक्शन हुए थे कि कोई भी वुमन रिप्रेजेंटेटिव जो है इनके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो है अपना जो है इन्होंने सहमति नहीं दिखाई थी। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है इलेक्शन के लिए नहीं खड़े हुए थे। खाली श्रीनगर में जो है एक वुमेन रिप्रेजेंटेटिव जो है खड़े हुए थे इनके इलेक्शन के लिए, बट वो जो है अपने सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो भी जो है गवा चुके थे। तो पूरी तरह से जो है 75 मेंबर जो है मेल बॉडी थे। फिर क्या हुआ, 31 अक्टूबर 1951 को जो है सबसे पहली मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की,
और इसके जो हेड जो है फिर शेख अब्दुल्ला जी जो है बने और उन्होंने जो है एड्रेस किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो स्टेट के लिए फॉर्मेशन होनी थी, उन्होंने जो है इसको एड्रेस किया। अब फिर जो है आगे वर्किंग होने शुरू होगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जो आगे वर्किंग थी उन्होंने जो है बड़े ज़्यादा सोर्सेज देखे सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें भी बड़े ज़्यादा आर्टिकल्स जो हैं हमारे JNK के जो है पूरी तरह से क्वैश हो चुके हैं, तो उसको मेरे को लगता है कि उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बीच में कुछ आर्टिकल्स होंगे उनकी आपको PDF में दे दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी उसमें से। तो 1951 में जो है इनके वर्किंग जो है शुरू होगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वालों की। इन्होंने जो है डिफरेंट सोर्सेज से जो है देखा कि क्या क्या जो है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए आर्टिकल अच्छा रहेगा, तो उन्होंने जो है उसको ऐड किया वहाँ पे। और लास्ट में क्या हुआ 1956 में इन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अडॉप्ट किया। फिर क्या हुआ 17 नवंबर 1956 कॉन्स्टिट्यूशन जो है बन के तैयार हो गया। ये भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह जो है नवंबर में जो है बन के तैयार हो चुका था, बट लगा कि ये जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहे सेपरेट है, हमारे JNK का कॉन्स्टिट्यूशन जो है चाहे सेपरेट है, बट फिर भी हम जो है इंडिया का ही पार्ट हैं, तो हम क्यों अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है अलग दिन में मनाएं। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि 17 नवंबर को चाहे ये इसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं, बट ये फोर्स जो है 26 जनवरी को ही होगा। सेवनटीन नवंबर 1956 को हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन बना के जो है तैयार रख दिया था वहाँ पे, बट 26 जनवरी 1957 को जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरे हमारे जम्मू कश्मीर में जो है पूरी तरह से एप्लीकेबल हो गया। यहाँ कह सकते हैं हम अपना रिपब्लिक डे, अगर जम्मू कश्मीर का रिपब्लिक डे जो है 26 जनवरी से जो है हम मनाने शुरू कर दिया। अब आगे बात करते हैं कि कैसे जो है फिर आर्टिकल 370 आया। जैसे कि वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के 7th क्लॉज में लिखा हुआ था कि हम जो है जम्मू कश्मीर जो है अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाएगी, उसी तरह फिर लगा जो ड्राफ्टिंग मेंबर्स थे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उनको लगा कि एक जो है सेपरेट आर्टिकल बनाना चाहिए जम्मू कश्मीर वालों के लिए कि इनको जो है अगर हमने स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है तो कैसे जो है ये स्पेशल स्टेटस को हम इसको आगे फॉर्म करेंगे। रिटर्न रिकॉर्ड भी तो चाहिए होता ना हर किसी चीज़ों के लिए। तो फिर डिसाइड हुआ इधर से जो है फिर आर्टिकल 370 को जो है शेप देना इन्होंने शुरू कर दिया। अब आर्टिकल 370 के भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे चीफ ड्राफ्टर जो हैं जिन्होंने इसको बनाया था, इनका नाम था गोपाल स्वामी अयंगर। और ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 370 जो है 17 अक्टूबर 1949 को जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ऐड हुआ था। ठीक है, 26 नवंबर को जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का जो है पूरा बनके तैयार हो गया था, बट 17 अक्टूबर 1949 को जो है एन गोपाल स्वामी अयंगर ने जो है आर्टिकल 370 बनाया था, जो हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के लिए जो है अलग से था। अब आर्टिकल 370 जो है पार्ट 21 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अंदर रखा हुआ है। पार्ट 21 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये एक जो है पूरी तरह से उन स्टेट्स के साथ डील करता है जिनको जो है स्पेशल स्टेटस दिया गया है। अब जो JNK को अगर छोड़ दें और भी बड़ी ज़्यादा स्टेट्स हैं जिनको जो है स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया हुआ है, बट हमारे जम्मू कश्मीर के लिए जो है एक पूरी अलग तरह से जो है आर्टिकल 370 है। अब बाकी अगर मैं स्टेट्स की बात करूं, जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, नागालैंड
और सिक्किम, इन स्टेट्स को भी जो है स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया हुआ है, बट वो जो आते हैं वो सब आर्टिकल 371 के अंडर आते हैं। तो ये टोटल 12 स्टेट्स हैं जम्मू कश्मीर के अलावा। अब देखो, आप जेके एसएसबी की तैयारी कर रहे हो, उसके साथ साथ जो है आपका सेंट्रल एग्जाम्स की भी जो है साथ में प्रेपरेशन हो रही है। आर्टिकल 370 के बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो है पार्ट 21 में रखा गया है। अब आर्टिकल 370 जो है क्वैश हो गया हुआ है, बट पार्ट 21 में जो है एक और आर्टिकल आता है, वो आता है आर्टिकल 371, जिसके अंदर जो है टोटल 12 स्टेट्स के स्पेशल स्टेटस के बारे में जो है डिफाइन किया गया हुआ है। ये आर्टिकल जो है 17 अक्टूबर 1949 को बना था, आर्टिकल 370, और इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो है हमारा जम्मू कश्मीर पार्ट बी में रखा गया था। हमारा जम्मू कश्मीर जो है पार्ट बी में रखा गया जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। पार्ट बी में जो है रखा जाता है प्रिंसली स्टेट्स को, बट इधर भी जो है हमारा जम्मू कश्मीर बिल्कुल ही अलग था, क्योंकि इनको जो है आर्टिकल 370 की वजह से जो है स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए थे। अब आगे बात होती है कि आर्टिकल 370 के अंडर क्या क्या हमें जो है स्पेशल स्टेटस के अंडर जो है क्या क्या चीज़ें आती थी, कि कौन सा लॉ जो है सेंटर में एप्लीकेबल पूरी तरह से था, बट हमारा जम्मू कश्मीर जो है इस लॉ को क्यों नहीं फॉलो करता था। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के 7th क्लॉज में लिखा हुआ था कि हमें जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट से बनाना पड़ेगा, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम उसको नहीं फॉलो करेंगे। तो अब आगे हम बात करते हैं कि आर्टिकल 370 के अंडर आता क्या क्या था, कि कौन कौन सा लॉ जो है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पूरी स्टेट्स रेस्ट ऑफ JNK को छोड़ के पूरे इंडिया में लगा सकते थे, बट हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं लगते थे। सबसे पहले बात करते हैं दो आर्टिकल्स की। ये आर्टिकल बड़े ज़रूरी है इंडियन, अगर गवर्नमेंट को इंडियन नेशन के बारे में अगर कहा जाए ना, दो आर्टिकल्स आते हैं जो हमें पूरी तरह से बचाते हैं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारे लिए शील्ड का काम करती है। सबसे पहले आता है आर्टिकल 352, और दूसरा आता है आर्टिकल 360। अब इन दो आर्टिकल्स की क्या खासियत है? सबसे पहला जो आर्टिकल 352 जो है ये नेशनल इमरजेंसी के साथ जो है डील करता है। आर्टिकल 352 के तहत कहा जाता है कि अगर देश की, पूरे इंडिया की जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, यहाँ जो रूलिंग गवर्नमेंट जो है अपना जो काम जो है अच्छी तरह से नहीं कर रही है, तो वहाँ पे क्या होता है, पूरे देश में जो है इमरजेंसी लगा दी जाती है और प्रेसिडेंट रूल जो है पूरे देश में लागू हो जाता है। बट जम्मू कश्मीर में क्या होता था, नेशनल इमरजेंसी जो है नहीं लगती थी। आर्टिकल 352 जो है पूरी तरह से हमारे JNK के ऊपर जो है नहीं लगता था। इसके अलावा जो है एक और आर्टिकल आता है आर्टिकल 356। आर्टिकल 350 भी जो है एक इमरजेंसी के साथ ही डील करता है, बट इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल वॉर या एग्रेशन के टाइम पे जो है ये आर्टिकल लगाया जाता है। और इसमें क्या होता था, ये आर्टिकल भी हमारे JNK के अंदर लग सकता था, बट इसमें डायरेक्टली क्या होता था, प्रेसिडेंट रूल पहले नहीं लगता था, उससे पहले जो है यहाँ पे गवर्नर रूल जो है लगाया जाता था। ये भी जो है पहले गवर्नर रूल भी हमारे JNK में नहीं लगता था, बट 1964 में क्या हुआ, दो आर्टिकल्स आए, आर्टिकल 357 एंड 358। इसमें जो है JNK को भी डाला गया था। इसमें पूरी तरह से डिफाइन किया गया कि कैसे जो है एक स्टेट में जो है गवर्नर रूल को लगाया जाता है, और पहले जो है गवर्नर रूल लगाया जाएगा अगर स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर ख़राब हो जाती है, और उसके बाद जो है फिर प्रेसिडेंट रूल जो है लगाया जाएगा। तो आर्टिकल 350 जो है 356 जो है कुछ हद तक हमारी स्टेट में एप्लीकेबल नहीं था, पूरी तरह से नहीं था पहले, बट उसके बाद जो है दो आर्टिकल्स ऐड किए गए, आर्टिकल 357 एंड 358 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें जो है एक गवर्नर रूल जो है हमारी स्टेट में लग सकता था।
आर्टिकल 350 जो है पूरी तरह से नहीं लगता था। उसी के साथ बात करते हैं आर्टिकल 360 की। आर्टिकल 360 जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी के साथ जो है डील करता है। जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है इसके आर्टिकल 360 के अंडर कहा जाता है कि अगर देश में जो है हमारी अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरह से खराब हो जाती है, या कहें कि हमारे देश में जो है पूरी तरह से मंदी का दौर अगर लग जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक पावर है या पार्लियामेंट के पास एक ऐसी पावर है जिसमें जो है हमारे स्टेट्स, पूरे देश के जितनी भी जनता जो है उनके बैंक अकाउंट जो है हम सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने अंडर कर सकती थी। बट जो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है आर्टिकल 360 के अंडर जो है हमारे स्टेट में जो है पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं थी। तो ये था कि हमारे बैंक अकाउंट्स के ऊपर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है डायरेक्ट कंट्रोल कभी भी नहीं हो सकता। ये दो आर्टिकल्स आ गए जो हमारी स्टेट में जो कभी भी नहीं लग सकते थे। इसके साथ जो है दो शेड्यूल्स आते थे। एक आता था पहले शेड्यूल 5, दूसरा आता था शेड्यूल 6। जो शेड्यूल 5 जो है ये डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एरिया, या इसको आप ये भी कह सकते हो SC एंड ST एक्ट। तो शेड्यूल 5 जो है हमारे JNK के अंडर पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं था। तो स्टेट ने की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इन्होंने अपना सेपरेट लॉज बनाए थे SC और ST एक्ट के साथ डील करने के लिए। उसी के साथ जो है शेड्यूल 6 जो है ट्राइबल एरियाज के साथ जो है डील करता था, वर्किंग ऑफ ट्राइबल एरियाज। शेड्यूल 5 जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को डिफाइन करता था, और शेड्यूल 6 जो है ट्राइबल एरियाज के साथ जो है डील करता था। ये दो शेड्यूल्स भी जो है हमारे JNK में पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं थे ड्यू टू आर्टिकल 372। अब जब ये आर्टिकल 370 जब का टूट गया हुआ है, उसके बाद शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 भी हमारे JNK में एप्लीकेबल है पूरी तरह से, और आर्टिकल 352 और आर्टिकल 360 भी जो है पूरी तरह से हमारे JNK में एप्लीकेबल है। तो आप ये नोट डाउन कर लें कि कौन सा आर्टिकल पहले नहीं था और कौन सा अब जो 370 टूटने के बाद जो है कौन सा आर्टिकल हमारी स्टेट में लग सकता है। अब इसके साथ बात करते हैं आगे कि कौन कौन सी और चीज़ें जो है हमारी स्टेट में नहीं एप्लीकेबल थी। इसके साथ आता है पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी इंडियन पॉलिटी के स्टूडेंट्स हैं या जो उसको प्यार करते हैं, जिन्होंने M लक्ष्मीकांत जो है 5-5, 10-10 बार पढ़ ली है, उनको पार्ट्स के बारे में पूरी तरह से पता है। बट अगर आप JK SSB की तैयारी कर रहे हो तो अगर आपने इंडियन पॉलिटी के वो नहीं पढ़ा हुआ तो मैं आपको बता दूं जो पार्ट 4 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये जो है एक सेट ऑफ रूल बुक्स है। ये रूल बुक जो है हम लोगों के लिए नहीं बनी है, जबकि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम लोगों के लिए बना हुआ है, आम लोगों के लिए बना हुआ है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो कैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो है डील कर सकते हो उसके साथ। बट पार्ट 4 जो है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है हर 5 साल के बाद, उनके लिए जो है सेट ऑफ रूल बुक्स बनाई हुई है। तो इसको हम कहते हैं DPSP या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनमें जो है लिखा जाता है, पूरी तरह से लिखा हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आपको देख के जो है एक लॉ बनाना चाहिए। जैसे अगर वहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने जो है सेकुलरिज्म का कंसेप्ट जो है फॉलो करना है। हमारा इंडिया जो है एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे जो है हर धर्म को जो है एक नज़र से देखा जाता है। अगर कोई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना रही है तो उसको ऐसा लॉ बनाना चाहिए जिसमें जो है हर रिलीजन को जो है उसका बेनिफिट हो, ना कि एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए जो है उसमें ज़्यादा बेनिफिट हो। तो ये सब जो है DPSP के अंडर आते हैं। जैसे कोई अगर उन्होंने लॉ बनाना है तो उनको ऐसा लॉ बनाना चाहिए जिसमें जो है
ब्रदरहुड तो हमारा जो है प्रमोट होगा ही होगा, उसके साथ साथ जो है देश को और तरक्कियाँ जो है मिलेंगी। तो ये सब जो है सेट ऑफ गाइड्स आप कह सकते हो या रूल बुक कह सकते हो, ये सब एक करंट गवर्नमेंट के लिए होते हैं, क्योंकि उन्होंने जब भी लॉ बनाना है इसको देख के ही बनाना है। अगर इसको देख के नहीं बनाएंगे, जिसके साथ अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स अगर जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो है कोई भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट को ऐसी अथॉरिटी दी गई है जिसमें जो है ये उस लॉ को जो है ये कैंसिल कर दें। अब चलो आगे बात करते हैं। डीपीएसपी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, ये पार्ट 4 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, बट हमारे जेएंडके के ऊपर जो है ये एप्लीकेबल नहीं थे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्रॉस कर देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। ये जो है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए नहीं था पहले, अब जब का आर्टिकल 370 टूट गया उसके बाद जो है ये हमारे स्टेट में एप्लीकेबल है। अब डीपीएसपी के हिसाब से क्या होता था, फिर हमारे जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट कोई भी होती थी वो कहा जाता था कि ऐसा लॉ बना देती थी जिसमें जो है एक पर्टिकुलर सेक्शन को जो है ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो फिर क्या हुआ, जब आर्टिकल 370 तोड़ा गया तो ये भी लॉ जो है पूरी तरह से टूट गया। इसके साथ ही जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के साथ जो है एक और चीज़ की मैं बात करता हूँ, हाई कोर्ट्स। अगर कोर्ट्स की अगर हम बात करें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बात करें चाहे वो हाई कोर्ट की बात करें, ये सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। एग्जीक्यूटिव और अगर लेजिस्लेचर को अगर हम छोड़ दें तो थर्ड जो पिलर आता है कॉन्स्टिट्यूशन का वो आता है हमारा कोर्ट्स। ये कोर्ट्स ही जो है गार्डियन है हमारे फंडामेंटल राइट्स का। तो कुछ भी अगर हमारे साथ गलत हो रहा है तो हमारे पास पावर है कि हम जो है कोर्ट्स में जो है इंसाफ लेने जा सकते हैं। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट भी अगर कुछ गलत लॉ बना रही है या कुछ गलत कर रही है तो हमारे पास ऐसी पावर जो है हम डायरेक्टली प्ली कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, जो है हम एक जो है रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हैं कि जो है आप रिव्यू दो अपना कि क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट सही कर रही है या नहीं कर रही है। तो अगर सेंटर की अगर हम बात करें, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है तो जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट ही बताती है उस लॉ के बारे में, अगर इन्होंने कोई गलत लॉ बनाया कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। तो ये पावर जो है कोर्ट्स के पास होती है। स्टेट की अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट सबसे बड़ी पावर होती है, बट हमारी जो स्टेट की जो हाई कोर्ट थी इनके पास लिमिटेड पावर थी। ये जो है किसी भी लॉ को जो हाई कोर्ट जो है किसी भी लॉ को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई भी लॉ बनाया है, कोई भी अगर एक्ट पास किया हुआ है, तो हाई कोर्ट जो है उस लॉ को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं डिक्लेयर कर सकती थी। इसके साथ एक और चीज़ आती है कि ये जो है कोई भी रिट जो है ये इशू नहीं कर सकती थी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ। रिट्स आपको पता ही है, कुछ तरह की रिट्स होती हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी गई है, जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास पावर्स है, जिसमें जो है गवर्नमेंट के खिलाफ जो है डायरेक्टली वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं लोगों का प्रतिनिधि बन के। बट अगर हमारी स्टेट में डीपीएसपी ही नहीं एप्लीकेबल थे तो कोई ऐसा लॉ जो है अगर स्टेट गवर्नमेंट बना रही है जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, तो हमारे पास ऐसी कोई पावर ही नहीं थी कि हम जो है हाई कोर्ट की मदद ले सकें और हाई कोर्ट जो है उनके खिलाफ कोई रिट जो है इशू कर सके। तो ये जो है ये भी लिमिटेड पावर थी हाई कोर्ट के पास। अब जब का ये आर्टिकल 370 टूटा हुआ है तब की जो है हमारी हाई कोर्ट जो है स्टेट की, इसको पूरी तरह से जो है पावर्स मिल गई हैं, जैसे पूरे इंडिया की हाई कोर्ट्स के पास जो है पावर्स हैं। अब आगे बात करें, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आर्टिकल 370 के तहत जो है कहा जाता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारी स्टेट के लिए कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती जिसमें जो है हमारी स्टेट की डिस्पोजिशनिंग हो रही है। डिस्पोजिशनिंग की सबसे अच्छी एग्जांपल ये हुई कि जैसे 2019 में जो है हमारी स्टेट को बाइफरकेट कर दिया गया,
लद्दाख को अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर को जो है अलग कर दिया। ये एक जो है डिस्पोजिशनिंग है, मतलब एक जो है स्टेट के कुछ पार्ट को जो है अलग कर दिया गया हुआ है। बट पहले आर्टिकल 370 के तहत जो है हमारी स्टेट कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती थी जिसमें जो है हमारी स्टेट की डिस्पोजिशनिंग हो रही है, या उसके साथ जो है आप हमारी स्टेट की जो है किसी भी बाउंड्री को ऑल्टर नहीं कर सकते हो। अगर आप बढ़ा रहे हो हमारी स्टेट की बाउंड्री तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर हमारी स्टेट की बाउंड्री को ऑल्टर कर रहे हो फिर हमें प्रॉब्लम है। तो ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास एक पावर थी, हमारी स्टेट को जो है रीनेमिंग नहीं कर सकते थे ये। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है, अगर पहले जो है 3 प्रोविंसेस को मिला के हमारी स्टेट थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, बट नाम जो है 2 ही प्रोविंसेस का आता था, जम्मू और कश्मीर। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसी पावर नहीं थी जिससे जो है आप हमारे स्टेट का जो है नाम चेंज कर सको। अब आगे बात करते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किस चीज़ के ऊपर जो है हमारी स्टेट के लिए लॉ बना सकती थी। तीन चीज़ों के ऊपर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती थी। सबसे पहला आता था डिफेंस, दूसरा आता था कम्युनिकेशन, फिर आता था एक्सटर्नल मैटर्स। तीन चीज़ें आ गई। पहला आता था डिफेंस। डिफेंस के ऊपर सबसे अगर फाइनेस्ट एग्जांपल मैं दूं, हमारे स्टेट में जो है आफ्सपा लगाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या अगर अटल बिहारी वाजपेयी की जो गवर्नमेंट जो है उन्होंने हमारी स्टेट के ऊपर जो है एक एक्ट लगाया था आफ्सपा, मतलब आर्मी की जो है कुछ पावर्स जो है हमारी स्टेट में बढ़ा दी गई थी। तो ये तीन चीज़ों के ऊपर ही जो है सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर सकती थी। पहला आता था डिफेंस, दूसरा आता था कम्युनिकेशन, मतलब स्टेट बाकी स्टेट के साथ जो कम्युनिकेशन गैप वगैरह अगर कुछ आ रहा है तो उसके ऊपर जो है एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से लॉ बना सकती थी। थर्ड आता था एक्सटर्नल मैटर्स। अगर किसी कंट्री के साथ हमारी स्टेट का कुछ बेनिफिट हो रहा है किसी ट्रीटी में, तो उसके ऊपर भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती थी। उसके अलावा बाकी जितने भी आर्टिकल्स थे या शेड्यूल्स जो थे उसके ऊपर काम जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या हमारी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है काम कर सकती थी। अब जो है मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ही क्यों नाम ले रहा हूँ, मैं जो है स्टेट कैबिनेट का नाम क्यों नहीं ले रहा। सबसे पहली बात जो है 1954 में अगर हम बात करें आर्टिकल 350 के साथ जो है एक और आर्टिकल आया जो एक प्रेसिडेंटल ऑर्डर के ऊपर लिखा गया था। इसके बारे में जो है सेंटर की कैबिनेट को कुछ नहीं पता था, बट 1954 में जो है एक प्रेसिडेंटल ऑर्डर निकाला गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू की रिकमेंडेशन के ऊपर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये आर्टिकल जो है लिखा। इस आर्टिकल का नाम जो था आता है आर्टिकल 35A। क्योंकि जब 2019 में बाइफर्केशन की गई स्टेट की तो उसमें जो है 2 आर्टिकल्स को जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिमूव किया था। सबसे पहला था आर्टिकल 370 जो एक जो है बैरियर बनता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली कोई भी हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती थी। दूसरा आर्टिकल आता था आर्टिकल 35A। अब आर्टिकल 35A जो है 17 मई 1954 को ये बना गया। ये डायरेक्टली जो है आर्टिकल 35 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप पढ़ो वहाँ पे नहीं आपको मिलेगा, जबकि ये जो है हमारे स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में था ये आर्टिकल 35A। ये आर्टिकल 35A जो है इसकी भी एक हिस्ट्री है। ये आर्टिकल 35A सबसे पहली गारंटी देता था हमारे J&K के मेंबर्स को जो है, या हमारी जो आवाम जो है उनको कहता था कि आपके पास जो पावर जो है ड्यूल सिटीजनशिप की पावर है। तो अगर आप लोगों को कुछ मिसकंसेप्शन थी कि जो ड्यूल सिटीजनशिप का कंसेप्ट जो है हमें आर्टिकल 370 के अंडर आता था, वो ऐसा नहीं है बिल्कुल। जबकि आर्टिकल 35A जो है हमारे जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स को जो है ड्यूल सिटीजनशिप का जो है कंसेप्ट देती थी। ड्यूल सिटीजनशिप क्या हुई, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ड्यूल सिटीजनशिप के कंसेप्ट को जो है नहीं अपनाता। अगर कोई इंडियन बाहर की कंट्री में जाके अगर वहाँ की सिटीजनशिप ले रहा है, अगर वहाँ पे वो पूरी तरह से बस चुका है, तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप जो है टर्मिनेट हो जाती है।
बट हमारे JNK में जो है, जो JNK का रेजिडेंट जो था उसकी अपनी सिटीजनशिप तो रहती है यहाँ पे, बट अगर वो किसी स्टेट में जाके अगर रह रहा है, अगर वहाँ पे उसने जगह खरीदी है वहाँ की, तो उसकी सिटीजनशिप उसको मिलेगी मिलेगी। तो उसके साथ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर कोई भी स्कीम आती है, चाहे वो जॉब के रिलेटेड हो या स्टेट गवर्नमेंट की अगर कोई स्कीम होती है, अगर स्टेट गवर्नमेंट की अगर उसने कोई जॉब करनी है, तो JNK का जो रेजिडेंट जो है बाहर की गवर्नमेंट जॉब कर सकता था। बट रेस्ट ऑफ इंडियंस जो है हमारे जम्मू कश्मीर में आके जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते थे। ये सब जो है ड्यूल सिटीजनशिप के अंडर आता था। हम जो है पूरी तरह से इंडियन बेनिफिट्स ले सकते थे, बट इंडियंस, रेस्ट ऑफ इंडियंस जो है JNK के जो है बेनिफिट्स नहीं ले सकते थे। इसमें एक एक्सेप्शन ये थी, जो IAS या IPS जो है हमारे इंडिया में आके जो है डिपार्टमेंट्स का काम संभाल सकते थे, बट वो सेंट्रल से यहाँ पे जो है डिप्लॉय होते थे। वो जो IAS जो IPS जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है अपॉइंट होते थे, उसके बाद उनको हमारे जम्मू कश्मीर का जो है कैडर दिया जाता था। जैसे बसंत रथ जी जो हैं उड़ीसा के रेजिडेंट हैं, बट वो IPS हैं, तो तभी उनको जो है JNK कैडर के अंडर जो है हमारे यहाँ पे काम करने को मिल रहा है। उसी के साथ DGP की अगर हम बात करें, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो हमारे करंट जो हैं दिलबाग सिंह जी जो हैं वो खुद हिमाचल के हैं, तो उनको भी जो है JNK का कैडर मिला था, तो हमारे जम्मू कश्मीर में आए। तो ये अगर आपको कुछ अगर मिसकंसेप्शन हो कि बाहर का पर्सन जो है तब भी जॉब कर रहा था हमारे यहाँ पे, तो उनको जो है IAS और IPS की एक्सेप्शन दी गई है कि वो जो है सेंट्रल एम्प्लॉयज़ जो है हमारे यहाँ पे डिपोर्ट हो सकते थे जब उनको JNK का कैडर मिला जाए। इसको टॉपिक को आगे करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ड्यू सिटीजनशिप में जो है ये आ गया, चलो कोई बात नहीं, हमारे इंडियंस को जो है इससे कोई परेशानी नहीं हुई। इंडियन लोग कहते हैं कोई बात नहीं यार, मैं अगर पंजाब में रहता हूँ, मैं जम्मू कश्मीर जाके क्यों जॉब करूँगा, एक क्लर्क की या कोई भी हो, उसमें इनको कोई प्रॉब्लम थी। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये आती थी, अगर JNK का रेजिडेंट पाकिस्तान में जाके बसा है और अगर वो वहाँ से जो है वहाँ पे रह के 5-6 साल रह के अगर वो इंडिया में फिर से वापस अगर आता है, तब भी जो है उसकी JNK की सिटीजनशिप जो है ख़त्म नहीं होती थी। बट इंडियन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप के एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर एक इंडियन जो है एनिमी कंट्री में जाके अगर रह रहा है, चाहे वो पाकिस्तान है या कोई भी अगर कंट्री है जिस अगर वॉर के टाइम पे अगर जो है उनको सपोर्ट कर रहा है, तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप जो है पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाती है। बट आर्टिकल 35A के अंडर जो है कहा जाता था कि अगर इंडियन जो है अगर पाकिस्तान की कंट्री में अगर रह के आया और वो वापस अगर हमारे जम्मू कश्मीर में आके जो है अगर रह रहा है, तो उसकी जो है चाहे इंडियन सिटीजनशिप जो है ख़त्म हो जाए, बट उसकी JNK की सिटीजनशिप जो है पूरी तरह से रहेगी। तो ये भी आर्टिकल 35A के अंडर आती थी, जिसके तरफ जो है इंडियन लोगों की जो है थोड़ी ज़्यादा खुंदक थी। तो फिर कहा गया कि ये जो है हमें इसको क्वैश करना है, तो ये आर्टिकल जो है पूरी तरह से ख़त्म हो गया। फिर प्रेसिडेंटल ऑर्डर के ऊपर जो है ये आया था। अब आर्टिकल 35A के अंडर ही जो है हमें एक और चीज़ मिलती है, वो आता है स्टेट सब्जेक्ट। स्टेट सब्जेक्ट के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। अब पीछे लोग जो हैं बड़े ज़्यादा स्टेट सब्जेक्ट को रो रहे थे कि स्टेट सब्जेक्ट हमारा ख़त्म हो गया, अब उसकी जगह जो है हमें अब डोमिसाइल बनवाना पड़ रहा है। डोमिसाइल भी जो है जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए ही बना था, उसकी अलग कंडीशन थी। अब जो स्टेट सब्जेक्ट का कंसेप्ट जो है ये आया था 1927 में। 1927 में जो है महाराजा हरि सिंह ने जो है स्टेट सब्जेक्ट का कंसेप्ट हमारे जम्मू कश्मीर में लाया। अब ये स्पेशल चीज़ नहीं थी, ये भी मैं आपको बता दूं, जो स्टेट सब्जेक्ट जो है एक पूरी तरह से स्पेशल हमारे जम्मू कश्मीर की चीज़ नहीं थी। स्टेट सब्जेक्ट का कंसेप्ट जो है हर प्रिंसली स्टेट को जो है फॉलो करना पड़ता था। स्टेट सब्जेक्ट जो है जैसे पार्ट बी की अगर मैं बात करूं, जहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स रखी जाती थी, वहाँ पे जो है ब्रिटिश डोमिनियन के अंडर जो स्टेट्स नहीं आती थी उनको जो है स्टेट सब्जेक्ट अलॉट किए जाते थे उनके रेजिडेंट्स के लिए। तो उनसे उनको ये पता चल जाता था कि कौन सा जो है वहाँ का पर्सन जो है और वो इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो है बेनिफिट्स ले सके। तो स्टेट सब्जेक्ट का कंसेप्ट जो है सबसे पहले हमारे जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह ने जो है ये कंसेप्ट लागू किया था। 1927 में ये लागू हुआ, बट इसमें पहले ये डिसाइड हुआ कि जो भी हमारे जम्मू कश्मीर में 10 साल के लिए स्टे करेगा,
पहले कंडीशन ये थी स्टे होना चाहिए था हमारे यहाँ पे, स्टे फॉर 10 ईयर्स। तो उसके बाद जो है उसको जम्मू कश्मीर का जो है नागरिक की जो है उसको पोजीशन दे दी जाएगी, या जो है वो हमारे JNK का पूरी तरह से रेजिडेंट हो जाएगा, चाहे वो इंडिया के किसी भी पार्ट से जो है हमारे जम्मू कश्मीर में आके बसा होगा। बट 1932 को जो है ये ऑर्डर जो है रिवोक हो गया। जो 10 साल का स्टे का जो इन्होंने पहले कंसेप्ट लाया था कि 10 साल अगर रहेंगे उसके बाद जो है इनको जम्मू कश्मीर का स्टेट सब्जेक्ट अलॉट होगा, तो 1932 को जो है ये ऑर्डर जो है क्वैश कर दिया गया। तो ये स्टेट सब्जेक्ट जो है आर्टिकल 35A के अंडर जो है फिर भी ज़िंदा रहा। जब 1947 में जब देश आज़ाद हो गया, सारी प्रिंसी स्टेट जो हैं, जैसे हैदराबाद की मैं बात करूँ, इंडिया के डोमिनियन के अंडर आ गई, तो उनका जो अपना सेपरेट सिटीजनशिप का कंसेप्ट जो है पूरी तरह से ख़त्म हो गया था और उनको एक ही सिटीजनशिप दी गई, इंडियन सिटीजनशिप। तो बट आर्टिकल 35A जब आया और इसमें कहा गया कि जो है जम्मू कश्मीर वासियों को जो है ड्यू सिटीजनशिप दी जाएगी, तो उसके तहत जो है हमारे यहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट अलॉट किए जाते थे जो भी रेजिडेंट थे हमारे जम्मू कश्मीर में। तो स्टेट सब्जेक्ट का ये था एक रूल ये था कि अगर आपने स्टेट सब्जेक्ट अप्लाई करना है तो अगर आप 1954 से अगर हमारे जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट हो, या आपके ग्रैंडफादर वगैरह जो हैं तब के अगर हमारे जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट हैं, तभी जो है आपको स्टेट सब्जेक्ट अलॉट किया जाएगा। तो मेरे को नहीं लगता कि अब आपको जो है आर्टिकल 35A के ऊपर जो है कोई भी प्रॉब्लम होगी। अब आर्टिकल 370 के बारे में मैं कुछ बता देता हूँ कि कौन कौन सी और चीज़ें जो है हमारे यहाँ पे और थी। जैसे मैंने पहले बताया, दो आर्टिकल्स हमारे यहाँ पे नहीं एप्लीकेबल होते थे, आर्टिकल 352 एंड आर्टिकल 360। उसके साथ शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 ये भी हमारे जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था। इसके साथ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट 3 ही मैटर्स के ऊपर जो है रूल बना सकती थी हमारी स्टेट के लिए। उसके अलावा कोई भी अगर लॉ जो थे हमारी स्टेट गवर्नमेंट को ही बनाने पड़ते थे। तो रेसिडुअरी पावर्स, जो रेसिडुअरी पावर्स थी ना स्टेट की, जो रेसिडुअरी अब इंडियन गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, या जो पावर्स डिवीजन्स होती है, स्टेट पावर्स अलग होती है, सेंट्रल पावर्स अलग होती है, फिर बात आती है कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जो रेसिडुअरी लिस्ट में आते हैं। उसमें क्या होता है, कुछ मैटर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है, तो वो उसके ऊपर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही स्टेट के लिए जो है लॉ बनाएगी। बट जम्मू कश्मीर के केस में क्या होता था, जो रेसिडुअरी पावर्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर के पास ही थी, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी। फिर हाई कोर्ट की भी जो है लिमिटेड पावर्स थी। उसके साथ जो है SC/ST एक्ट भी जो है हमारे यहाँ पे पूरी तरह से अपना नहीं था। अब लास्ट में एक और चीज़ आती है सबसे इम्पोर्टेंट, जो है स्टेट का जो है अपना ये भी आपको शायद नहीं पता होगा, मैक्सिमम लोगों को हो भी सकता है पता हो, क्योंकि बड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं हमारे जम्मू कश्मीर के। तो जो स्टेट जो है उसका अपना, अगर हम हाई कोर्ट की बात करें, यहाँ पे जो है अपना क्रिमिनल कोड चलता था, और इस क्रिमिनल कोड का नाम था RPC। RPC को जो है आपको फुल फॉर्म अगर पता होगी तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो हमारी स्टेट का जो है अपना क्रिमिनल कोड था RPC। और जबकि अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, इंडियन कोर्ट्स में जो है 2 तरह के क्रिमिनल कोड चलते हैं, IPC और CRPC। बट वो हमारे जम्मू कश्मीर में जो है नहीं चलते थे, नहीं हमारे जो है पूरी तरह से हमारे यहाँ पे एप्लीकेबल थे और नल और वॉइड थे हमारे लिए 2019 के पहले तक।
तो आरपीसी जो है हम अब तब स्टार्टिंग से लेकर जो है अभी तक चला रहे थे। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 370 कैसे रिवोक हुआ। अब आगे हम उसके ऊपर प्रोग्रेस करेंगे कि क्यों एक नीड आई आर्टिकल 370 को जो है तोड़ने की। अब हमें सबको पता ही है कि आर्टिकल 370 जो है एक तरह का बैरियर बन रहा था जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट जो है पूरी तरह से नहीं हो पा रही थी। जैसे अगर हम हमारी सबसे क्लोज अगर स्टेट की अगर हम बात करें, दिल्ली जो है अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें बड़ा ज़्यादा जो है प्रोग्रेस कर चुकी है। बट JNK जो है एक आर्टिकल 370 उसके लिए बैरियर आ रहा था। और जो है कोई भी अगर सेंटर की कोई स्कीम आती थी जिसमें JNK का बेनिफिट होना था, बट स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसको हमारी स्टेट में जो है लागू नहीं होने देती थी। अब जहाँ तक पेपर की अगर हम बात करें, 2019 रीऑर्गेनाइजेशन की एक्ट की अगर हम बात करें, इसके जो है 3 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। 3 क्वेश्चन जो है इन्होंने पूछने ही पूछने हैं इस एक्ट के ऊपर, क्योंकि ये बड़ा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्ट है हमारे लिए। रिसेंटली हमारी स्टेट में हुआ है ये, जब 2020 का जब IAS का एग्ज़ाम जब हुआ था उसमें भी जो है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के ऊपर जो है एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ था UPSC वालों ने। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि JK SSB भी जो है इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। और मेरे को जहाँ तक लगता है कि 3 क्वेश्चन जो है इन्होंने ज़रूर इसके ऊपर पूछने ही पूछने हैं। सबसे पहले तो हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे। हिस्ट्री के बारे में अगर नहीं भी पूछे तो बट उन्होंने ये ज़रूर पूछना है कि आर्टिकल 370 के अंडर जो है कौन कौन से आर्टिकल हमारी स्टेट के अंडर जो है नहीं एप्लीकेबल होते थे, या कौन कौन सी लिमिटेड पावर्स थी हमारे पास। तो अब बात करते हैं फिर आगे जो हमारा टॉपिक होगा वो आएगा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 कि ये क्यों इनिशिएट हुआ और कहाँ से इनिशिएट किया गया ये, और कौन कौन से जो है सेंट्रल लॉस हमारे यहाँ पे लाए गए और कौन कौन से लॉस जो है रिवोक कर दिए गए, जो स्टेट लॉस जो थे किनको रिवोक कर दिया गया। अब बात करते हैं 2014 की। पहले 2014 में जो है एक NDA गवर्नमेंट बनी गई, जिसमें अगर आपको लोकल लैंग्वेज में बोलूँ BJP की सरकार बनी गई। और BJP की सरकार जो है सेंटर में भी बनी और उसी का जो रुख जो है हमारी स्टेट में भी बड़ा पॉजिटिव आया BJP के लिए। और BJP को हमारी स्टेट में भी जो है 25 सीट्स मिली। ये आप चाहे नहीं नोट करो, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। तो फिर क्या हुआ, हमारी स्टेट में जो है PDP और BJP का अलाइंस हुआ, जिसमें पहले जो है PDP के जो है CM रखे गए, मुफ्ती मोहम्मद सैयद को जो है पहले बनाया गया। फिर उसके बाद जो है उनकी बेटी आई, जब उनकी डेथ हो गई थी उनकी बेटी आई महबूबा मुफ्ती। तो BJP ने जो है अपने मैनिफेस्टो में 2014 के जब जनरल इलेक्शंस हुए थे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में पहले भी कहा था कि जो है ये आर्टिकल 370 को जो है रिवोक ज़रूर करेंगे। बट इन 5 सालों में जो है इन्होंने नहीं किया ऐसा। अब BJP PDP के अलाइंस में भी जो है बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, इनके गठबंधन जो है बीच में ही टूट गया था। 2017 में जो है एंडिंग में इनकी सरकार टूटी थी और 2017 की स्टार्टिंग में इनकी सरकार टूटी थी और उसके बाद जो है 2018 में हमारे यहाँ पे गवर्नर रूल लग गया था। तो अब तब से लेकर अभी तक जो है गवर्नर रूल, अब LG का रूल जो है चल रहा है, जबकि UT बनी हुई है। तो 2014 के मैनिफेस्टो को जो है इन्होंने पूरा नहीं किया। बट 2019 का जो मैनिफेस्टो था, इन्होंने जब 2019 का भी जब इलेक्शन लड़ा उन्होंने हर बार कहा कि हम जो है आर्टिकल 370 को जो है रिमूव करके रहेंगे। अब आर्टिकल 370 जो है अगर पूरी तरह से परमानेंट था तो कैसे ये रिमूव हो गया। अब जो आर्टिकल 370 है ना, उसके क्लॉज 3 में लिखा गया है जो क्लॉज 3 जो है आर्टिकल 370 का, इसमें लिखा गया है कि स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इसको रिमूव कर सकती है, ठीक है। बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी स्टेट की, तो जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है बंद होगी और ये पूरी तरह से जो है नॉन वर्किंग होगी। तो तब का जो है ये गवर्नमेंट जो है ऐसे ही चल रही थी, अभी तक जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी नहीं। तो किसी ने या तो कह सकते हैं किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई, तो या किसी को लगाने की ज़रूरत है आर्टिकल 370 को तोड़ने के लिए। तो क्लॉज 3 जो है आर्टिकल 370 का, उसमें कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है यही जो है इसको तोड़ सकती है।
और उसके साथ साथ जो है अगर हम सेंट्रल पार्लियामेंट की बात करें तो 2/3 मेजॉरिटी जब होगी, जो टोटल पोलिंग होगी किसी भी हाउस में, जब अगर 2/3 मेजॉरिटी होती है उसके लिए, तो ये जो है आर्टिकल हम जो है तोड़ सकते हैं। उसके बाद जो है स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद पास ये जाएगा बिल, जो है उनके रिव्यू के लिए जाएगा, और वो जो है अगर उनको लगेगा ये जो है बिल तोड़ दिया जाएगा। बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है तोड़ दी गई थी। उन्होंने जो है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो है वर्किंग रिक्वायरमेंट थी नहीं, तो ये पूरी तरह से जो है टूट गई। तो जैसे 1954 में जो है एक प्रेसिडेंटल ऑर्डर आया था ना, उसी तरह जो है 2019 में भी जो है एक प्रेसिडेंटल ऑर्डर आया। अब इस प्रेसिडेंटल ऑर्डर में क्या हुआ, जैसे 1954 के प्रेसिडेंटल ऑर्डर में जो है आर्टिकल 335A जो है लाया गया। तो इस प्रेसिडेंटल ऑर्डर में क्या हुआ, प्रेसिडेंट ने जो है आर्टिकल 367 में जो है चेंज लाई। जो हमारे प्रेसिडेंट हॉनरेबल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हैं, उन्होंने आर्टिकल 367 में जो है चेंज लाई। अब इसमें क्या था, जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है यही जो है हमारी जो है आर्टिकल 370 को तोड़ सकती थी। तो ये आर्टिकल 367 जो है इसी के साथ डील करता था। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी नहीं तो कैसे तोड़ा जाए, तो फिर क्या हुआ, प्रेसिडेंटल ऑर्डर आया 2019 में ही, आर्टिकल 370 में जो है चेंज लाई गई। इसमें लिखा गया है कि जो स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इसका जो है आपसे नाम चेंज करके जो है लेजिस्लेटिव असेंबली रख दिया जाएगा। देखो मतलब कितने मतलब वर्कआउट करके आए हुए थे पूरी तरह से। ये इन्होंने क्या किया, सबसे पहले आर्टिकल 367 में जो है चेंज लाई। आर्टिकल 367 में लिखा गया था कि जो स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इसको तोड़ सकती है, बट प्रेसिडेंट जो है सबसे बड़ी पावर होते हैं, उन्होंने अपना एक ऑर्डर निकाला। उसमें इन्होंने क्या किया, स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो है पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया, और उसके बाद जो है नई लेजिस्लेटिव असेंबली बना दी। ठीक है, अब जो है लेजिस्लेटिव असेंबली को तो ये पास करना ही करना था, मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है तो अब लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इसको पास करेगी। अब लेजिस्लेटिव असेंबली जो है क्यों पास करेगी इसको, अब JNK वालों को जो है इसका बेनिफिट था तो वो क्यों इसको पास करते। अब इसके ऊपर भी एक और रीज़न आता है। सबसे पहले क्या हुआ, जैसे BJP और PDP का अलायंस जो है टूट गया, तो 2018 में जून के मंथ में क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, गवर्नर रूल लगाया गया। जून के मंथ में क्या हुआ, गवर्नर रूल लगाया गया। तो गवर्नर रूल जब 6 महीने चला तो उनको लगा कि अब जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है गवर्नर रूल को और एक्सटेंड करने की, तो दिसंबर में जो है पूरी तरह से यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल आ गया। अब देखो स्टेट असेंबली थी नहीं तो उनके प्रतिनिधि जो हैं प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ने जो है अपने भी आगे जो है प्रतिनिधि रखे हुए थे। गवर्नर थे उस समय श्री सत्यपाल मलिक जी, तो उनके पास जब ये बिल आना था तो बिल उन्होंने जो है ऑटोमेटिकली ये पास करना था। तो स्टेट की जो असेंबली जो थी उनके जो प्रतिनिधि जो हैं या रिप्रेजेंटेटिव जो हैं सत्यपाल मलिक जी थे जो उस समय गवर्नर थे। तो ये तभी जो है असेंबली डिसॉल्व जब हुई तो उसके बाद बीजेपी को लगा कि अब जो है हम ये काम कर सकते हैं, हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि स्टेट असेंबली नहीं है,
इसको अपोज करने के लिए, तो उनको लगा कि अब ये जो है बिल हमें इनिशिएट करने देना चाहिए। और उसके साथ साथ जो है बीजेपी पूरी तरह से मेजॉरिटी में आई थी 2019 में भी, 2014 से जो है और इनकी वोट परसेंटेज जो है ज़्यादा बढ़ी हुई थी। तो इनको लगा कि 2/3 मेजॉरिटी जो है पूरी पोलिंग की वो भी हमें जो है मिल सकती है। ये आ गई चेंज कि कौन सा जो है क्लॉज किसके साथ आर्टिकल के साथ डील करता था और कौन से जो है आर्टिकल को पूरी तरह से जो है चेंज कर दिया गया। अब कौन सा आर्टिकल जो है हमारा रीज़न बना है कि हम जो है आर्टिकल 370 को तोड़ सकते हैं। जो आर्टिकल 3 है ना हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये दोस्तों नोट कर लेना, हो सकता है क्या पता है ये इसी के बारे में पूछ लें कि व्हाट वाज द बेस फॉर रीनेमिंग ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो आर्टिकल 3 जो है हमारी यूनियन गवर्नमेंट को जो है पूरी तरह से गारंटी देता है कि आप जो है हमारी स्टेट, किसी भी स्टेट की जो है रीनेमिंग कर सकते हो, ऑल्टरेशन कर सकते हो, या बाइफर्केशन भी जो है कर सकते हो आप। उसके साथ साथ जो है शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 भी आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये भी जो है रीनेमिंग और रीशेड्यूलिंग के साथ ही जो है डील करते हैं। तो हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने जो है 2 चीज़ें लाई। सबसे पहले जो है आर्टिकल 3 लाया, उसमें कहा कि इन्होंने बताया कि जो हमारे पास सबसे बड़ी पावर ये है, आर्टिकल 3 के तहत जो है हम किसी भी स्टेट को जो है रीनेम कर सकते हैं। जैसे पहले जो है इन्होंने बाइफर्केट करके जो है तेलंगाना कर दिया हैदराबाद से अलग, फिर ओडिशा को जो है पहले ओडिशा होता था, फिर उसके बाद जो है ओडिशा नाम इन्होंने चेंज कर दिया। उसमें क्या होता है, यूनियन गवर्नमेंट जो है बिल पास करती है और स्टेट गवर्नमेंट के पास जो है ये बिल जाता है रिव्यू के लिए। तो स्टेट गवर्नमेंट के मतलब जो है अगर वो उसको अपोज भी करें तो ये प्रेसिडेंट के ऊपर होता है कि वो अपोजिशन को वो मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो उसमें स्टेट का जो है पूरी तरह से कोई भी दबदबा नहीं होता है। तो आर्टिकल 3 के तहत यही होता है। तो उसके साथ साथ ही जो है 2 शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4 भी जो है रीनेमिंग के साथ ही जो है डील करते हैं। फिर जो है इसके ऊपर जब पूरा वर्कआउट हुआ तो 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में होम मिनिस्टर अमित शाह जी इन्होंने जो है फिर जब ये पूरी तरह से वर्किंग हुई, जब प्रेसिडेंट ने जो है आर्टिकल 367 में जब चेंज लाई और उसके बाद जब यूनियन गवर्नमेंट ने जो है अपना जवाब दिया कि हम जो है आर्टिकल 3 को यूज़ कर सकते हैं ये आर्टिकल को क्वैश करने के लिए या रीनेमिंग जो है करने के लिए, फिर होम मिनिस्टर अमित शाह ने जो है 5 अगस्त 2019 को जो है राज्यसभा में ये बिल इनिशिएट किया। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी बिल जो है किसी भी हाउस में हम जो है इनिशिएट कर सकते हैं, चाहे राज्यसभा में चाहे लोकसभा में। कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है इस बिल को इनिशिएट कर सकता है कि अगर उसको कैबिनेट मिनिस्टर होना ज़रूरी हो, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहे जो मर्जी हो, कोई भी जो है बिल वो इनिशिएट कर सकता है, चाहे वो देश हित के लिए हो चाहे वो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हो। जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अगर मैं बात करूँ, वो कैबिनेट के भी मिनिस्टर हैं, MOS हैं वो, तो वो भी जो है कोई भी बिल इनिशिएट कर सकते हैं अगर स्टेट के लिए चाहे पूरी कंट्री के लिए। तो राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी जो है ये बिल आप जो है पेश कर सकते हो, बट लोकसभा का जो है इसमें अपर एज होता है क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेंथ उधर ही होती है। तो 5 अगस्त को जो है राज्यसभा में होम मिनिस्टर अमित शाह ने जो है ये बिल को इनिशिएट किया और सबको पता है ये बिल तो है पास होना ही होना है। और उसके बाद जो है 6 अगस्त 2019 को जो है ये लोकसभा से पास हुआ। अब इसमें जब वोटिंग हुई थी, ये भी मैं आपको बता दूं कितने वोट जो है इसके फेवर में थे और कितने वोट जो है इसके अगेंस्ट में थे। जब लोकसभा में ये बिल इनिशिएट हुआ तो 370 वोट्स जो हैं इसके जो है फेवर में थे, जिसमें जो है कुछ ऑपोजिशन के मेंबर्स भी थे, और 70 वोट्स जो हैं इसके अगेंस्ट थे।
तो मेरे को नहीं लगता दोस्तों, आपको अगर किसी यूट्यूब चैनल अगर आप किसी को फॉलो करते हो तो उन्होंने भी आपको इतना डीप अगर बताया होगा। तो 370 वोट जो है फेवर थे लोकसभा में, और 70 वोट जो है इसके अगेंस्ट थे। अब आगे बात करते हैं 9 अगस्त 2019 को जो है ये प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने जो है इसको पास कर दिया। अब 9 अगस्त को जो है बिल पूरी तरह से जो है हमारे देश में पूरी तरह से लागू हो गया। बट इस बिल को जो है हमने 31 अक्टूबर 2019 तक जो है एक्सटेंड किया। अब 31 अक्टूबर तक जब ये एक्सटेंड हुआ तो कई लोगों ने बोला कि हमें जो है टाइम दिया गया है, चाहे आप जगह छोड़ के भाग जाओ या जो मर्जी कर लो, बट ऐसा नहीं था। 31 अक्टूबर जो है ये बर्थ डेट है फर्स्ट होम मिनिस्टर की, हमारे जब इंडिया के, और इनका आपको नाम पता ही है, आयरन मैन ऑफ इंडिया या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो हैं, उस दिन जो है 31 अक्टूबर को जो है इनका बर्थडे होता है। तो फिर इनको लगा कि जो है जिन्होंने पूरे इंडिया को जोड़ा था, 544 जो है प्रिंसली स्टेट्स या छोटी छोटे प्रोविंसेस को जोड़ के जो है पूरे इंडिया को बनाया था, तो हम जो है इनको श्रद्धांजलि देंगे 31 अक्टूबर को, क्योंकि उनका भी एक सपना था कि जम्मू कश्मीर जो है पूरी तरह से इंडिया का पार्ट हो। तो 31 अक्टूबर को जो है पूरी तरह से ये हमारे जम्मू कश्मीर या पूरे इंडिया में जो है ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है लागू हो गया। 2019 को ही जो है स्टेट सब्जेक्ट का जो कंसेप्ट जो है पूरी तरह से क्वैश हो गया और डोमिसाइल का कंसेप्ट जो है लागू होगा हमारे यहाँ पे। अब बात करते हैं रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में है क्या क्या। इसमें जो है 103 सेक्शंस हैं, ठीक है। उसके साथ जो है 14 पार्ट्स आते हैं उसके। हर पार्ट के बारे में बताया हुआ है कि 14 पार्ट्स में कौन कौन सा जो पार्ट जो है किस किस पर्सन के साथ जो है डील करता है, और इसके साथ जो है 5 शेड्यूल्स हैं इसमें। अब जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 2019 का हमें बताता क्या क्या कि आगे से जो है क्या क्या होगा हमारी स्टेट में। इसके 103 पार्ट्स हैं, 103 इन्होंने क्या किया, जो स्टेट के कुछ लॉस थे उनको जो है रिपील कर दिया गया। वो टोटल थे 153 जो है स्टेट लॉस थे, और जो है इंट्रोड्यूस पूरी तरह से जो है इंट्रोड्यूस नए हुए हैं, वो जो है टोटल 106 हैं। जैसे जो है यहाँ पे पहले एसीबी नहीं होती थी, तो एसीबी भी जो है यहाँ पे पूरी तरह से जो है स्टेबलाइज की गई जाएगी, और एलजी के जो है पूरी तरह से अंडर होगी। अब इसमें जो है क्या क्या आता है, सबसे पहले जो है इसमें रीऑर्गेनाइजेशन में जो है 2 तरह की यूटीज़ बना दी गई हैं। जे&के को जो है जे&के को जो है अलग करके 2 यूटीज़ में, सेपरेट यूटीज़ में बना दिया गया है। सबसे पहले आती है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से इन्होंने जो है एक साथ रखा। उसके साथ जो आती है यूटी ऑफ लद्दाख। लद्दाख के साथ जो है ले प्रोविंस भी इसी के अंडर आएगी, द्रास का रीजन जो है सारा पूरा इसी के अंडर आएगा। अब ये जो है यूटी ऑफ जे&के जो है एक पुडुचेरी मॉडल को जो है फॉलो करेगी। और यूटी ऑफ लद्दाख जो है चंडीगढ़ मॉडल को जो है फॉलो करेगी।
जो पुडुचेरी मॉडल जो है इसके बारे में भी हमारे जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल पूरी तरह से बनाया हुआ है। वो आर्टिकल आता है 239A। जो 239 के अंडर जो प्रोविजंस आते हैं पुडुचेरी की वर्किंग के ऊपर, वही जो प्रोविजंस जो है हमारे JNK की वर्किंग के ऊपर भी आएंगे। तो JNK की वर्किंग जो है पूरी तरह से आर्टिकल 239A के अंडर आती है। उसमें कुछ स्पेशल नहीं JNK के लिए ऐड किया गया हुआ है, बट कुछ चेंजेस लाई हैं जो हमारे सेक्शंस के अंडर आती हैं। तो ये दो चीज़ें आ गई, जैसे सेपरेट यूटीज़ होंगी दो, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूटी ऑफ लद्दाख। इसी के साथ जो है इन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो है ख़त्म कर दिया। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी JNK में जो है बाइकैमरलिज्म होती थी पहले, पता ना आपको, बाइकैमरलिज्म होती थी। बाइकैमरलिज्म का मतलब जैसे हमारी सेंटर में भी जो है हमारे बाइकैमरलिज्म है पार्लियामेंट में, अपर हाउस राज्यसभा और लोअर हाउस आता है लोकसभा। उसी तरह जो है हमारे यहाँ पे अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों होते थे। लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा आता था लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको अगर सिंपल तरीके से अगर मैं बताऊं, यहाँ पे जो है MLA होते थे, MLA की सीटिंग होती थी, और यहाँ पे जो है MLC जो है यहाँ पे इनकी सीटिंग होती थी। अब MLA जो है पूरी तरह से डायरेक्टली जो है हम लोग अपना चुनते हैं, जैसे लोकसभा के मेंबर्स जो हैं हम चुनते हैं, और MLC जो है जो MLA चुने जाते हैं वही जो है आगे फर्दर वोटिंग करके जो है इनको चुनते हैं। अब इसके साथ साथ जो है आर्टिकल 370 के तहत जो है राइट टू वोट या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, वो भी हमारे यहाँ पे जो है एप्लीकेबल नहीं थी पूरी तरह से। राइट टू वोट में क्या होता है कि कोई भी इंडिया का मेंबर जो है किसी भी स्टेट में जो है रेजिडेंट अगर है, तो वो इंडियन सिटीजनशिप को जो है एक्वायर कर लेता है वो ऑटोमेटिकली। और वो जनरल बॉडी इलेक्शन जो होते हैं, चाहे स्टेट के हों चाहे असेंबली के जो हों, वो जो है उनके ऊपर जो है पार्ट ले सकता है, उनमें इलेक्शन जो है कंडक्ट करा सकता है, उसमें जो है वोटिंग कर सकता है और उसके जो है इलेक्शंस के लिए वो खड़े भी हो सकता है। बट अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट ही जो हैं यहाँ पे इलेक्शंस के लिए खड़े हो सकते थे, और जम्मू कश्मीर के लोग ही जो हैं पूरी तरह से जो है यहाँ पे इलेक्शन के लिए जो है वोटिंग कर सकते थे। तो राइट टू वोट जो है पूरी तरह से अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो लिखा हुआ है वो पूरी तरह से यहाँ पे डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं था, इनडायरेक्टली एप्लीकेबल था। यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर आ गई, यूटी ऑफ लद्दाख आ गई, और बाइकैमरलिज्म मैंने बता दिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दो पार्ट्स आते थे, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। और उसके बाद जब प्रेसिडेंट ने जब आर्टिकल 370 में जब चेंजेस लाई, तो बाइकैमरलिज्म को ख़त्म करके जो है यूनिकैमरलिज्म आ गया। यूनिकैमरलिज्म मतलब कि यहाँ पे जो है एक ही हाउस होगा, जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहेंगे। यहाँ पे जो है अब यूनिकैमरलिज्म के तहत जो है लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, जिसमें MLA बैठेंगे। यहाँ पे जो है वोटिंग वगैरह पूरी तरह से होगी, बट जो डायरेक्ट कंट्रोल जो है LG का होगा यहाँ पे। तो लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, टोटल स्ट्रेंथ जो है अभी 107 है। इसको भी मैं पूरी तरह से आपको डिवाइड करके बताऊंगा कैसे कैसे जो है इसको डिवाइड किया गया है। अब इन्होंने कहा है कि ये जो 107 की जो स्ट्रेंथ जो है इसको एनहांस किया जाएगा 114 के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर भी कुछ लोगों का मिसकंसेप्शन है कि अभी कितनी टोटल स्ट्रेंथ है और कितनी नहीं है। तो रिसेंट जो अभी स्ट्रेंथ है हमारी जम्मू कश्मीर की जो असेंबली की, वो है 107, और इसको जो है इन्होंने चेंज करके जो है 114 में या 114 में जो है तब्दील कर लेना है डीलिमिटेशन के प्रोसेस के ऊपर। डीलिमिनेशन में क्या हुआ, इन्होंने कहा है कि जम्मू की जो है 7 सीटें जो है हम इनको बढ़ाएंगे, कि कहीं पे लगता है कि कुछ ऐसी अगर सीट है जैसे जम्मू वेस्ट है या जम्मू ईस्ट है, कोई भी अगर प्रोविंस जो है अगर उनको लगता है कि ये पूरा एक प्रोविंस जो है एक सिंगल MLA के लिए नहीं जो है फिजिबल है रूल करने के लिए, तो उसको जो है तोड़ के 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो है तब्दील कर दिया जाएगा।
तो 107 सीटों को जो है 114 तक जो है बढ़ाया जाएगा, अभी ये बड़ी नहीं है। तो अगर क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, अगर आपका एग्ज़ाम जो है टेंटेटिव डेट अगर अक्टूबर या नवंबर में है, तब तक मेरे को नहीं लगता इलेक्शन होंगे, तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अभी कितनी टोटल स्ट्रेंथ है, तो अगर उसमें पूछा जाए 107 है या 114 है, तो वहाँ पे गलत नहीं करके आना, 114 नहीं होगा, 107 होगा। अब ये 107 को भी जो है दो तरह से इन्होंने जो है पूछेंगे। अब ये 107 सीटों में जो है आपको पता होगा जो 24 सीट्स जो हैं, ये जो 24 सीट्स जो हैं ये वैकेंट है, हमने पीओके वालों के लिए रखी हुई है। जब हमारा जम्मू कश्मीर जो है अस्तित्व में आया था 1947 के बाद, और आपको पता ही है इंडियन फोर्सेस ने क्या किया था, जो पश्तून ट्राइबल्स जो हैं हमारे जम्मू कश्मीर में अटैक करने आए थे, उनको जो है खदेड़ दिया गया। और फिर क्या हुआ, पाकिस्तान के लोगों ने क्या कर दिया, जो कश्मीर का जो एरिया जो है कैप्चर रखा हुआ था उसको खाली नहीं किया। तो इसमें क्या हुआ, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है यूएन के पास चले गए, यूएन में ये जो है गुहार लगाई, और यूएन ने जो है एक रेजोल्यूशन पास किया नवंबर में। और उस रेजोल्यूशन में ये कहा गया कि आगे से जो है जम्मू कश्मीर में या इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो प्रोविंस आता है कश्मीर या जम्मू, वहाँ पे जो है प्लेबिसाइड किया जाएगा। ये प्लेबिसाइड का कंसेप्ट जो है यूएन ने दिया, और इस प्लेबिसाइड में क्या कहा जाता है कि जो है दोनों कंट्रीज़ की जो फोर्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है जो कश्मीर का जो हिस्सा जो है पाकिस्तान ने कैप्चर किया हुआ है उसको कहा जाता है आज़ाद कश्मीर, ठीक है। और उस एरिया से जो है फोर्सेस सब दोनों कंट्रीज़ जो है अपनी हटाएंगी, जम्मू से कश्मीर से भी हटाएंगी और जो आज़ाद कश्मीर जो है वहाँ से भी हटाएंगी। इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है दोनों हटाएंगी। और उसके बाद जो है कुछ देर तक यहाँ पे देखा जाएगा, 5-6 साल का जो है टाइम दिया जाएगा, देखा जाएगा कि लोग जो है यहाँ पे शांति से रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं ना हो रही है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे इलेक्शन किए जाएंगे और उसमें ये चुना जाएगा, यहाँ जम्मू कश्मीर की आवाम जो है चुनेगी कि वो कौन सी कंट्री के साथ जो है जाना चाहती है। तो इसके ऊपर जो है दोनों कंट्रीज नहीं मानती हैं, ना ना इंडिया मानता है और ना पाकिस्तान मानता है। तो तब का क्या है, 24 सीट्स को जो है वैकेंट रखा गया हुआ है पीओके वाले मेंबर्स के लिए। तो हमारी जो स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने भी सोचा जो पीओके जो है जम्मू कश्मीर का पार्ट है, तो हम जो है इनके लिए हमेशा से जो है सीट्स वैकेंट रखेंगे। तो 107 में जो है 24 सीट जो है अभी तक वैकेंट है, उसमें से 83 सीट्स जो हैं अभी टोटल हैं। 83 सीट्स हैं अभी। अगर रिसेंट अगर क्वेश्चन पूछा भी जाए यहाँ तो वो पूछेंगे 107 के हिसाब से या पूछेंगे 83 के हिसाब से। तो ये 83 सीट्स में से जो है 46 सीट्स जो हैं कश्मीर वालों के लिए और 37 सीट्स जो हैं ये जम्मू वालों के लिए। तो यही 37 सीट्स में जो है 7 सीट्स ऐड्स होगी, उसके बाद जो है 114 जो है सीट की स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो ये भी अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम होगी या मिसकंसेप्शन होगी कि कितनी अभी टोटल स्ट्रेंथ है जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली की, तो मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है। अभी जो है 107 है, 107 जो है स्ट्रेंथ है, तो उसमें से 24 सीट जो है वैकेंट है अभी पीओके वालों के लिए। और वही 24 सीट्स में से अगर निकाला जाए तो 83 जो है स्ट्रेंथ अभी टोटल है। जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक अभी 83 ही रहेगी, ये अभी तक डीलिमिटेशन जब तक नहीं होगी तब तक ये सीट्स नहीं बढ़ाएंगे। तो 46 उसमें जो है कश्मीर वालों के लिए और 37 जो है जम्मू वालों के लिए। तो उसके साथ आगे बात करते हैं और क्या क्या जो है चेंजेस आई हैं। जैसे IAS, IPS और ACB का जो ब्यूरो होगा वो LG के अंडर होगा, ना कि जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। और जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जो होंगे वो आएंगे पब्लिक ऑर्डर, सॉरी लैंड रिकॉर्ड्स, टैक्स डिडक्शन और रेवेन्यू। और उसके अलावा जो पब्लिक ऑर्डर और सेफ्टी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। पब्लिक ऑर्डर,
सेफ्टी। इसका मतलब ये हुआ कि जो पुलिस का डिपार्टमेंट है या एसीबी का डिपार्टमेंट जो है, आईएएस आईपीएस का जो डिपार्टमेंट जो है वो एलजी के अंडर होगा, जिसके रिप्रेजेंटेटिव जो है एलजी होंगे। और स्टेट गवर्नमेंट के पास जो है लैंड रिकॉर्ड्स होंगे, टैक्स डिडक्शन या रेवेन्यू का जो लेखा जोखा जो है स्टेट गवर्नमेंट अपने पास रखेगी। उसी के साथ जो है इलेक्शन भी होंगे हमारे यहाँ पे, सीएम होंगे, बनाए जाएंगे। बट वो जो है जैसे हमारे यहाँ पे पहले होता था कि ओथ जो है गवर्नर की ली जाती थी, बट अब से जो है सीएम की जो ओथ होगी वो एलजी के नाम पे ली जाएगी। तो डायरेक्ट कंट्रोल जो है एलजी का यहाँ पे रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है प्रतिनिधि एलजी होंगे, और स्टेट के अगर देखा जाए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह जो है सिंपल नॉर्मल इलेक्शंस के ऊपर ही जो है होंगी। वही 83 या 90 सीट्स के ऊपर जो है ये इलेक्शन होंगे। उसके साथ साथ जो है आगे से पहले क्या होता था हमारे जम्मू कश्मीर में जो है कोई वुमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं होती थी असेंबली में। अब जो है अब से वुमेन रिप्रेजेंटेशन भी होगी। वुमेन रिप्रेजेंटेशन के साथ जो है एससी एक्ट एसटी एक्ट भी जो है हमारे यहाँ पे लग चुका है अब से। और जो है एससी और एसटी की जो है सीट्स की यहाँ पे शेयरिंग होगी उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है पूरी तरह से, ये कैसे जो है इसको डिसाइड करते हैं, कौन कौन सा एरिया जो है रिजर्व रखेंगे और कौन कौन सा जो है उसको ओपन कर देंगे, ये सब उनके ऊपर है। तो इसी के साथ जो है हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा टॉपिक। अगर कुछ छूट गया हुआ है फिर भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।